इस विशेष गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने एक अहम दस्तावेज है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध कानून, और हम इसके कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज का फोकस रहेगा भारतीय कानून के वो हिस्से जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े हैं। हम देखेंगे कि कानून क्रूरता को कैसे परिभाषित करता है, फिर जबरदस्ती शादी या यूं कहिए अवैध संबंधों के लिए अपहरण पर बात करेंगे, और गर्भपात से जुड़े जो कानून हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये चीजें थोड़ी पेचीदा हो सकती हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान भाषा में तोड़कर समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा 86। ये क्रूरता यानी क्रूएल्टी के बारे में है, और ये खास तौर पर पति या फिर पति के रिश्तेदारों के बर्ताव के संदर्भ में है। इसमें मोटे तौर पर दो बातें हैं। पहली, जानबूझकर ऐसा कुछ करना जिससे महिला इतनी दुखी हो जाए कि आत्महत्या का सोचने लगे, या उससे गंभीर चोट पहुंचे, शारीरिक भी और मानसिक भी, को तंग करना। क्यों? ताकि उसे या उसके किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉपर्टी या कोई कीमती चीज देने पर मजबूर किया जा सके, जिसे हम आमतौर पे दहेज कह देते हैं। ये एक गैर कानूनी मांग है जी। या फिर अगर वो मांग पूरी ना हो तो उसे परेशान करना। बिल्कुल। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि ये सिर्फ फिजिकल चोट मतलब मारपीट तक नहीं रुकता है। ये मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता है, जो मेंटल टॉर्चर है, और यहाँ तक कि सुसाइड का रिस्क, उसको भी उतनी ही गंभीरता से ले रहा है। ये एक तरह से वो जो अदृश्य चोटें होती है ना, उनको कानूनी मान्यता देना है। ये बहुत बहुत जरूरी कदम है। और जो दूसरा हिस्सा है, मतलब दहेज या ऐसी गैर कानूनी मांगों से जुड़ा उत्पीड़न, वो तो सीधे सीधे हमारे समाज की एक बड़ी बुराई पर एक उंगली रखता है। इससे पता चलता है कि कानून सिर्फ हवा में नहीं है, वो जमीनी हकीकतों से, समाज में जो चल रहा है उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ पैसे या चीजों की मांग नहीं, बल्कि उसके लिए जो प्रेशर डाला जाता है, वो मानसिक दबाव, वो भी क्रूरता है। हाँ, ये बात तो है। क्रूरता का दायरा काफी बड़ा रखा है, फिजिकल, मेंटल, और ये जो दहेज वाला एंगल है वो भी। पर एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की मानसिक क्रूरता को साबित करना कोर्ट में मुश्किल नहीं होता होगा, खासकर जब कोई दिखने वाले निशान न हो? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, बिल्कुल होता है। मानसिक क्रूरता को साबित करना शारीरिक चोट के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें अक्सर गवाहों पर, मतलब विक्टिम के बयान, आसपास के लोगों के बयान, जो व्यवहार का पैटर्न रहा है, चिट्ठियां, मैसेज, या फिर किसी एक्सपर्ट की राय जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट, इन सब पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन देखिए, कानून में इसका साफ तौर पे लिखा होना ही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि भाई इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं है, भले ही उसे साबित करने में थोड़ी मुश्किल आए। और समय के साथ अदालतों ने भी इसे समझा है और इसके सबूतों को परखने के तरीके विकसित किए हैं। अच्छा, तो एक तरह से ये मानसिक पीड़ा को कानूनी पहचान मिलने का सफर रहा है। चलिए, अब क्रूरता से आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक और गंभीर अपराध पर। धारा 87। ये महिलाओं के अपहरण या व्यपहरण से जुड़ी है, पर एक खास इरादे के साथ। ये धारा उस सिचुएशन की बात करती है जब किसी महिला को किडनैप किया जाए या एब्डक्ट किया जाए, और इरादा क्या हो कि उसे मजबूर करके किसी से शादी करवा दी जाए, उसकी मर्जी के खिलाफ, या फिर उसे अवैध संभोग मतलब इलिसिट इंटरकोर्स के लिए मजबूर किया जाए या बहकाया जाए। इसमें ये जानना भी शामिल है कि भाई अपहरण करने वाले को पता है कि ऐसा होने की संभावना है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और लेयर है। ये सिर्फ किडनैपिंग तक नहीं है। अगर किसी महिला को कहीं जाने के लिए मनाया जाता है या प्रेरित किया जाता है, और ये मनाना कैसे हो रहा है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, मतलब डरा धमकाकर या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके। अधिकार का दुरुपयोग। हाँ, या किसी और तरह की मजबूरी का फायदा उठाकर। और इरादा वही है, अवैध संभोग के लिए मजबूर करना या बहकाना, तो वो भी इसी धारा में आएगा। बिल्कुल। और सजा भी काफी है, 10 साल तक की जेल और जुर्माना। तो कानून इसे हल्के में नहीं ले रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये धारा सीधे सीधे महिलाओं की जो पर्सनल ऑटोनॉमी है, मतलब अपनी जिंदगी और शरीर पर उनका अधिकार, और जो सहमति है, कंसेंट, उसके अधिकार पर फोकस करती है। ये कहती है कि एक महिला का शरीर उसकी मर्जी, वो उसकी अपनी है,
उसे शादी या किसी भी यौन संबंध के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ फिजिकल फोर्स की बात नहीं है। आपराधिक धमकी, अधिकार का दुरुपयोग, मजबूरी, ये शब्द दिखाते हैं कि कानून उन सिचुएशंस को भी समझता है जहां पावर इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बॉस अपने एम्प्लॉय पर दबाव डाले या कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाए। हाँ। ये जबरदस्ती के जो सटल तरीके होते हैं ना, उनको भी अपराध मान रहा है। हाँ, ये मजबूर करना और बहकाना, मतलब कंपेल और सिड्यूस, ये शब्द वाकई इसका दायरा बहुत बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ शारीरिक जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि वो जो दिमागी दबाव होता है या धोखा देकर कुछ करवाना, वो भी इसमें आ जाता है। ये सोचना भी जरूरी है कि ये कानून शायद उन सामाजिक हालात की वजह से बना है जहां महिलाओं पर शादी या संबंधों के लिए गलत तरह का दबाव डाला जाता है। निश्चित रूप से ये कोई आम अपहरण का कानून नहीं है। ये उस खास तरीके को एड्रेस कर रहा है जिससे महिलाओं की सेक्सुअलिटी और उनके चुनने के अधिकार को छीना जाता है। और ये जो बहकाने, सिड्यूस शब्द का इस्तेमाल है, वो भी अहम है, क्योंकि ये धोखे या झूठे वादों के जरिए सहमति लेने की कोशिश को भी दायरे में ला सकता है, जहां असल में फ्री कंसेंट थी नहीं। ये सहमति की जो जटिलता है उसे भी दिखाता है। तो सहमति और इच्छा, कंसेंट और विल, यहाँ भी सेंटर पॉइंट है। और यही बात हमें कानूनों के अगले सेट तक ले जाती है, जो एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे से जुड़ा है, गर्भपात कारित करना, यानी कॉजिंग मिसकैरेज। यहाँ हम 3 धाराएं देखेंगे, 88, 89 और 90। शुरू करते हैं धारा 88 से। तो धारा 88 कहती है कि अगर कोई स्वेच्छा से, मतलब जानबूझकर, किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अगर है, ये अपराध तद है जब ये काम महिला की जान बचाने के नेक इरादे से नहीं किया गया हो। अगर इरादा नेक था, गुड फेथ में जान बचानी थी, तो ये धारा लागू नहीं होगी। लेकिन अगर नेक इरादा नहीं था, तो सजा है 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। पर अगर महिला सगर्भ त्वरित है, मतलब क्विक विथ चाइल्ड। हाँ, ये क्या होता है सगर्भ त्वरित? इसका मतलब है प्रेगनेंसी का वो स्टेज जब बच्चा पेट में हिलना डुलना शुरू कर दे, उसकी मूवमेंट महसूस हो। उस हालत में अगर गर्भपात किया गया बिना नेक इरादे के, तो सजा बढ़ जाती है 7 साल तक की जेल और जुर्माना। और एक बात जो थोड़ी चौंका सकती है, वो इसी धारा के स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन में है। वो महिला जो खुद अपना गर्भपात करती है, वो भी इस धारा के मतलब में आती है। यानी कानून की नजर में वो भी सजा की हकदार हो सकती है। इसमें कई परतें हैं समझने वाली। पहली तो वो नेक इरादे से जीवन बचाने वाली छूट। ये दिखाता है कि कानून लाइफ सेविंग सिचुएशन को समझता है, लेकिन वैसे गर्भपात को रेगुलेट करना चाहता है। अब नेक इरादा क्या है, ये हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करेगा और इसे साबित भी करना पड़ सकता है। दूसरी बात, ये सगर्भ त्वरित का जिक्र। ये इशारा करता है कि कानून प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेज को शायद अलग तरह से देख रहा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, कानून शायद भ्रूण को ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है और गर्भपात को ज्यादा गंभीर मान रहा है। ये भ्रूण के लीगल स्टेटस पर एक तरह की कमेंट्री है, जो समय के साथ बदली भी है। और तीसरी और शायद सबसे जटिल बात, महिला का खुद जिम्मेदार होना। ये पहलू बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। ये महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी, मतलब शरीर पर अधिकार, और स्टेट की लाइफ प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, इनके बीच एक सीधा टकराव पैदा करता है। इस पर बहुत बहस होती है कि क्या गर्भपात चाहने वाली या करने वाली महिला को अपराधी मानना चाहिए। ये कानून फिलहाल तो उसे भी कटघरे में खड़ा कर देता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर महिला की खुद की जिम्मेदारी वाला पहलू। अच्छा, अब इसी से जुड़ी अगली धारा पर चलते हैं, धारा 89। ये उस स्थिति के बारे में है जब गर्भपात महिला की सहमति के बिना किया जाता है, विदाउट हर कंसेंट। यहाँ मामला एकदम अलग और कई ज्यादा सीरियस हो जाता है। धारा 89 साफ कहती है कि अगर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात उसकी मर्जी के बिना किया गया, और इसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो सगर्भ त्वरित थी या नहीं, सजा बहुत बहुत कठोर है। ये आजीवन कारावास, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जा सकती है, या फिर 10 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना। देखिए, यहाँ जो सहमति का ना होना है, एब्सेंस ऑफ कंसेंट, वो गेम चेंजर है। धारा 88 में जहां महिला की सहमति मान ली गई थी, भले ही नेक इरादा ना हो, वहां मैक्सिमम सजा 7 साल थी। लेकिन यहां बिना सहमति के सजा सीधी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंच गई।
ये कानून का एक बहुत क्लियर मैसेज है कि महिला के शरीर पर उसका अधिकार सबसे ऊपर है और उसकी मर्जी के बिना उसके शरीर के साथ कुछ भी करना, खासकर गर्भपात जैसा गंभीर काम, वो एक बहुत ही संगीन अपराध है। इसे शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन का चरम माना जाता है। हाँ, आजीवन कारावास का प्रावधान ये साफ बताता है कि कानून इसे कितना गंभीर मान रहा है। सहमति ही सब कुछ है। अब इस ग्रुप की आखिरी धारा, धारा 90 पर आते हैं। ये उन सिचुएशंस के बारे में है जहां इरादा तो था गर्भपात कराने का, लेकिन हुआ क्या? उस कोशिश में महिला की मृत्यु हो गई। धारा 90 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कराने के इरादे से कोई ऐसा काम करता है जिससे उस गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें भी सहमति वाला एंगल है। अगर ये काम महिला की सहमति के बिना किया गया था और उससे उसकी मौत हो गई, तो सजा फिर से बहुत गंभीर है, आजीवन कारावास या फिर वो जो ऊपर बताया गया 10 साल तक कैद और जुर्माना। और यहाँ एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है, इस पर खास ध्यान देना चाहिए। कानून कहता है कि इस अपराध के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपराधी को ये पता हो कि उसके इस काम से मौत होने की संभावना है। हाँ, it is not essential that the offender should know that the act is likely to cause death. जी, ये स्पष्टीकरण ये कानूनी नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आपका इरादा गर्भपात कराने का था, इंटेंशन वो था, और आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे महिला की डेथ हो गई, तो आप जिम्मेदार हैं। भले आपने ये सोचा ना हो या आपको ये ज्ञान ना हो कि अरे इससे तो मौत भी हो सकती है। कानून यहाँ अपराधी के मूल इरादे, गर्भपात और उसके काम के नतीजे मौत पर फोकस कर रहा है। ये शायद उन खतरनाक बैक एली अबॉर्शंस को टारगेट करने के लिए है जो अक्सर अनसेफ तरीकों से किए जाते हैं, जहां मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये एक तरह से कह रहा है कि अगर आप ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं तो आप उसके सबसे बुरे नतीजे के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, खासकर तब जब वो महिला की मर्जी के बिना किया गया हो। ये नेग्लिजेंस या अनजाने में हुई मौत को भी कवर कर लेता है अगर बेसिक इंटेंशन गर्भपात का था। तो ये इंटेंशन और परिणाम के बीच एक सीधी लकीर खींचता है, भले ही परिणाम का अंदाजा न रहा हो। ये वाकई गंभीर है। तो हमने इन 3 धाराओं 88, 89, 90 में देखा कि कैसे सहमति, प्रेगनेंसी का स्टेज, नेक इरादा और काम का नतीजा मौत तक, ये सब सजा तय करने में भूमिका निभाते हैं। चलिए अब एक बार इन सभी धाराओं को, मतलब 86 से 90 तक, एक साथ रखकर देखते हैं हमने क्या मुख्य बातें समझी। धारा 86 ने हमें क्रूरता का मतलब समझाया, सिर्फ मारपीट नहीं, मानसिक पीड़ा और दहेज के लिए तंग करना भी। फिर धारा 87 ने बताया कि कैसे जबरदस्ती शादी या अवैध संबंध के लिए अपहरण या मजबूर करना, जिसमें पावर का गलत इस्तेमाल भी शामिल है, एक जुर्म है। और फिर धारा 88 से 90 तक हमने गर्भपात से जुड़े कानूनों की जटिलताओं को देखा। कब ये सजा के लायक है, सहमति कितनी जरूरी है, बिना सहमति के सबसे गंभीर अपराध, प्रेगनेंसी का स्टेज, सगर्भ त्वरित कैसे मायने रखता है, नेक इरादे का बचाव क्या है, और अगर इस कोशिश में महिला की दुखद मौत हो जाए तो कानून क्या कहता है, खासकर इरादे और जानकारी के बारे में। बिल्कुल, ये सारी धाराएं मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि कानून कैसे महिलाओं को अलग अलग तरह के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसमें फिजिकल वायलेंस है, मेंटल अब्यूज है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ज़बरदस्ती है, उनकी मर्जी के खिलाफ काम करना है, और उनके जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है। हमने देखा कि कानून कुछ खास प्रिंसिपल्स पर काम करता है। अपराधी का इरादा, मतलब इंटेंशन क्या था, क्या विक्टिम की सहमति, कंसेंट थी, किया गया काम, एक्ट क्या था, और उसके नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर थे। इन कानूनी परिभाषाओं और बारीकियों को समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसका एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि कम से कम कागज पर तो कानून इन मुद्दों को गंभीरता से लेता है। हाँ, ये बात अलग है कि जमीनी हकीकत क्या है और इन कानूनों का लागू होना कितना प्रभावी है, वो अपने आप में एक अलग और बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इन कानूनों की जो थोड़ी मुश्किल लगने वाली बातें हैं उन्हें कुछ हद तक साफ करने में मदद मिली होगी। हाँ, और इन कानूनी बातों को समझने के बाद शायद ये सोचने का भी वक्त है कि एक समाज के तौर पर हमें और क्या करना चाहिए। कानून तो अपनी जगह है और ज़रूरी भी है, लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देना काफ़ी है महिलाओं की सुरक्षा और उनकी स्वायत्तता के लिए?
या हमें सामाजिक सोच में, हमारी कल्चरल वैल्यूज में, हमारी शिक्षा में वहां भी गहरे बदलाव लाने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।